नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। बीजेपी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, कांग्रेस ने भी बता दिया कि आखिर किस जिताऊ कैंडिडेट को चुनावी मैदान में वो उतार रही है। लेकिन अब सवाल है कि दोनों ही जो पूर्व विधायक है उन्हें चुनावी मैदान में दोनों सियासी दलों ने उतारा है, लेकिन केदारनाथ की जनता आखिर किस पर भरोसा करेगी, किस पर विश्वास जताएगी और केदार बाबा का आशीर्वाद आखिर किसे मिलने जा रहा है, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी और कांग्रेस ने खोले पत्ते। बीजेपी से आशा नौटियाल, कांग्रेस से मनोज रावत बने उम्मीदवार। किसे मिलेगा केदार बाबा का आशीर्वाद? केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है। बीजेपी की ओर से आशा नौटियाल और कांग्रेस की तरफ से मनोज रावत ने नामांकन कर दिया है। दोनों उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला आंका जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और संगठन के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि सरकार के रहते एक और उपचुनाव ना तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हारना चाहेंगे और न ही बीजेपी संगठन। मुकाबला भले ही बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार के बीच हो, लेकिन सवाल कई लोगों की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की प्रतिष्ठा से भी जोड़कर इस चुनाव को देखा जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी मंगलौर और बद्रीनाथ का उपचुनाव हार चुकी है, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में भी दोनों उपचुनाव पार्टी हार चुकी है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के लिए भी ये चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव है, क्योंकि गढ़वाल लोकसभा सीट में दूसरा उपचुनाव उनके सांसद बनने के बाद हो रहा है और पहले उपचुनाव गढ़वाल सीट पर बीजेपी हार चुकी है। वहीं कांग्रेस के लिए भी ये उपचुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव है, क्योंकि केदारनाथ के मुद्दे को कांग्रेस ने पूरे तरीके से भुनाने का काम किया, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के लिए चुनाव प्रतिष्ठा का हो चला है। लेकिन गणेश गोदियाल, जो कि पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं, उनके लिए भी ये प्रतिष्ठा का चुनाव है, क्योंकि गणेश गोदियाल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ ही गढ़वाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार रह चुके हैं, साथ ही पर्यवेक्षक के नाते चुनाव को लीड भी कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी की माने तो केदारनाथ विधानसभा सीट बीजेपी की है, क्योंकि शैला रानी रावत के निधन से ये सीट खाली हुई। शैला रानी रावत के निधन से खाली हुई सीट पर बीजेपी ने महिला उम्मीदवार आशा नौटियाल को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने आशा नौटियाल को प्रत्याशी बनाया, जो कि 2 बार बीजेपी की ओर से विधायक रही। एक बार उन्हें बीजेपी के टिकट पर हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं 2017 में टिकट न मिलने पर पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव उन्होंने लड़ा। 5वां चुनाव यह आशा नौटियाल का है। महिला उम्मीदवार को उतारकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधने का काम किया है। पहला तो ये कि केदारनाथ की जनता महिला उम्मीदवार पर ज्यादा विश्वास करती है। 2002, 2007, 2012 और 2022 के विधानसभा चुनाव में केदारनाथ की जनता ने महिला उम्मीदवार को विधायक बनाया। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बीजेपी ने महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, इसीलिए केदारनाथ की जनता आशा नौटियाल को जिताकर विधानसभा पहुँचाएगी। पहले भी मातृशक्ति वहाँ से प्रतिनिधित्व कर रही थी, फिर से मातृशक्ति को प्रतिनिधित्व मिला है, तो वहाँ के लोग मातृशक्ति को भी अपना आशीर्वाद देंगे और केदारनाथ विधानसभा के विकास की जो गति वहाँ पर प्रारंभ हुई है, उस गति को और तेजी प्रदान करेंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव बीजेपी जीते या कांग्रेस, दोनों के लिए संजीवनी का काम करेगा। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा का कहना है कि कांग्रेस बूथ स्तर पर बेहद कमजोर है। देखो, भाजपा पूरे बहुमत के साथ जीतेगी। चुनाव हमेशा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर लड़ते हैं। भाजपा का कार्यकर्ता बूथ स्तर पर चुनाव लड़ाता है और जिताता है, और कांग्रेस हवा में बात करती है। और निश्चित रूप से आप पिछला चुनाव जो मनोज रावत जी लड़े हैं उसका रिजल्ट उठा के देखें, कई बूथ उनके ऐसे होंगे जिस पे खाता भी नहीं खुला होगा। केदारनाथ उपचुनाव से कई नेताओं की प्रतिष्ठा जुड़ी है। ऐसे में देखना होगा कि केदारनाथ की जनता किस पर विश्वास करती है और बाबा केदार का आशीर्वाद आखिर किससे मिलता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अभी तो फिलहाल प्रत्याशी का ऐलान किया गया है, लेकिन हकीकत में तो तैयारी बहुत पहले से पार्टी करती नजर आ रही थी, क्योंकि पूरी पार्टी जो है दमखम दिखाती हुई नजर आई कि केदारनाथ उपचुनाव में कैसे जीत हासिल करनी है। दोनों ही दलों की तरफ से पूर्व विधायक को चुनावी मैदान में उतारा गया है। आखिर कौन किस पर भारी पड़ेगा, यही समझने की हम कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन पहले आपका करवा देते हैं मेहमानों से। नवीन पिरशाली जी बीजेपी से हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं, कांग्रेस से शांति प्रसाद भट्ट जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत जी हमारे साथ
चर्चा में हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। नवीन पेशाली जी, पत्ते खोल दिए आप लोगों ने। आशा नौटियाल जो कि 2 बार से विधायक रही हैं, उन्हें चुनावी मैदान में आप लोगों ने उतारा है। क्या लग रहा है, किस तरीके का ये पूरा मुकाबला रह सकता है, और क्या नाराज नेताओं को इग्नोर करते हुए इस नाम पर मुहर लगी है या फिर सबकी सहमति इस नाम पर थी? नवीन पेशाली जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, कनेक्शन पुअर लग रहा है। नवीन पेशाली जी, फिर से आप ज्वाइन होने की कोशिश कीजिएगा, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपका ही रुख कर लेते हैं। बीजेपी ने पत्ते खोले, कांग्रेस ने पत्ते खोले, लेकिन मनोज रावत के नाम पर मुहर, ऐसे में क्या माना जाए? जिस जिताऊ कैंडिडेट की तलाश कर रही थी कांग्रेस, क्या मनोज रावत के नाम पर जाकर वो पूरी हुई है या फिर कोई और बेहतर नाम हो सकता था? जय बाबा केदार। रीना जी, आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक बहुत सुयोग्य प्रत्याशी आदरणीय अमर जी, पूर्व विधायक, पत्रकार, वकील को मैदान में उतारा है। और ये वही मनोज रावत हैं जिन्होंने 2018 में जब त्रिवेंद्र सिंह की सरकार उत्तराखंड में जमीनों पर भू कानून के संदर्भ में पाप कर रही थी हाउस में, तब मनोज रावत अकेले ऐसे एमएलए थे जिन्होंने वहां लड़कर भिड़कर 2-2 प्राइवेट मेंबर आकर अपनी बात को पुख्ता तरीके से रखा था। और आज संपूर्ण उत्तराखंड की जनता उन्हीं बातों को लेकर उद्वेलित। जो पाप 2018 में त्रिवेंद्र रावत जी ने किया, वही पाप धामी जी आज कर रहे हैं। इसलिए मनोज रावत जी को लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। मनोज रावत जी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे और सारे केदारी मनोज रावत जी के साथ खड़े हैं। आज आपने देखा कि सारी लीडरशिप जुटता के साथ किस तरह मनोज रावत जी के साथ खड़ी थी। सारे लोगों को अच्छा लगा कि एक अच्छा प्रत्याशी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिया है, जो एक जुझारू है, जो एक पढ़ने वाला है, जो लड़ता भिड़ता है लोगों के मुद्दों को लेकर। और आज की सभा में उन्होंने स्वयं जब नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि कुछ भी हो जाए, मैं भू कानून के लिए बहुत मजबूती से लड़ूंगा और जो ये भू माफिया इनको छोड़ूंगा नहीं, ये बात उन्होंने बहुत साफ गोई से कही है। तो रीना जी, मुझे पूरा भरोसा है बाबा केदार की महान धरती पर, वहां के लोगों पर, सारे केदारी भाइयों पर, कि वो मनोज रावत जी को भारी बहुमत से चुनाव जिताएंगे। और आप देखिए, ये 10 साल बनाम 5 साल का चुनाव है। हमारी एक बहन जो 10 साल विधायक रही है, लोग उनसे भी सवाल पूछ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, दिवंगत शैला दीदी जब गुजर गई तो उनके परिवार को टिकट क्यों नहीं दिया गया? ऐश्वर्या जी ने अभी ट्वीट करके कहा है, एक उनका स्टेटस आप देख लीजिए उनके फोन पर, उन्होंने मोदी जी को कोट करते हुए कहा है, आदरणीय मोदी जी, आप तो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तो बेटी निपटाओ वाला काम हो गया है। तो उनके परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कुठाराघात किया है। अब शैला दीदी की आत्मा भी मनोज भाई को आशीर्वाद दे रही होगी। ठीक है, लेकिन बीजेपी ने ऐसे कैंडिडेट को उतारा है, शांति प्रसाद भट्ट जी, जो कि 2 बार से जीत हासिल कर चुकी हैं। और ये क्योंकि हमने फिर उसके बाद देखा कि 2017 में वो नाराज होकर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरती हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पाती है। अब क्योंकि ऐसा कैंडिडेट जिनकी पकड़ बहुत अच्छी है अपने क्षेत्र में, और सभी समीकरणों को साधते हुए बीजेपी ने ऐसे नाम पर मुहर लगाई है। कहा जा रहा है कि महिला चेहरा बीजेपी ने उतारा है, इसका भी फायदा हो सकता है क्योंकि केदारनाथ सीट पर महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है, महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट भी देती हैं और अब तक केदारनाथ सीट का इतिहास ये देखा गया है कि महिला प्रत्याशी को जीत हासिल हुई है। तो इसे देखते हुए क्या कहेंगे? तो क्या ऐश्वर्या रावत महिला नहीं थी? ये जो बहन जी चुनाव लड़ रही हैं, ये तब कहां थी जब अंकिता भंडारी के साथ दुष्कर्म हुआ था, जब उनकी हत्या हुई थी? नहीं, मैं कांग्रेस से कंपेयर करते हुए कह रही हूँ, शांति प्रसाद भट्ट जी, कांग्रेस से कंपेयर करते हुए कह रही हूँ मैं। महिला कैंडिडेट को उतारा है बीजेपी ने, तो कहीं ये मुकाबला कड़ा तो नहीं दे सकती कांग्रेस को? महिलाओं का हमेशा सम्मान है। कांग्रेस पार्टी तो है जो महिलाओं का सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी कहां सम्मान करती होती तो अंकिता भंडारी का केस आप देख रहे हैं। मंडल अध्यक्ष इनके यौन शोषण के आरोप में फंसे पड़े हैं। 3 मंडल अध्यक्ष यौन शोषण के आरोपी हैं। महिला को प्रत्याशी बना देती ना कांग्रेस, क्या हुआ? क्या दिक्कत थी? महिलाओं का सम्मान, ये कोई महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। मेरा क्वेश्चन सर, सुनना नहीं चाहते हैं? जी सवाल करिए। महिला कैंडिडेट आप लोगों ने क्यों नहीं उतारा? महिला चेहरे को टिकट दे देते, कांग्रेस ने ऐसा क्यों नहीं किया? हमारे यहाँ कोई महिला प्रत्याशी टिकट नहीं मांग रही थी और हमारे मजबूत दावेदार ऑलरेडी मनोज रावत जी थे, शांति प्रसाद भट्ट जी,
बहुत लंबे समय से वहां काम कर चुनाव रहे की हैं। जब चर्चा होने लगी थी ना, तभी से महिला नेताओं के जो नाम है वो सामने आ रहे थे, दावेदारों की लिस्ट में उनके भी नाम थे। हमारी हर स्तर पर चर्चा हुई है ना, हमारी ब्लॉक लेवल से लेके प्रदेश लेवल तक सब हुई, और अंत तो जिस नाम हाईकमान ने फाइनल किया है, आज नामांकन किया मनोज रावत जी, सारी उत्साह के साथ उनके साथ खड़ी है। हमारी बहनें भी साथ में, आपने देखा ना सभा में कौन नहीं है उनके साथ, सारे लोग उनके साथ खड़े हैं। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है मनोज रावत जी भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। जैसे हमने बद्रीनाथ जी के चुनाव में लखपत बुटोला जी को चुनाव जिताया था, मंगलौर में काजी निजामुद्दीन को चुनाव जिताया था, वैसे ही यहाँ मनोज रावत जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो केदार घाटी के साथ किया, बार जो शब्द है उसका दुरुपयोग किया, दिल्ली में ले जाकर जो शिलान्यास करने का काम किया है, लोग आज पूछ रहे हैं इनसे कि क्यों आपने वो शिलान्यास, वो जो पवित्र शिला आप दिल्ली लेकर गए थे उसे वापस कब ला रहे हो? जो पैसा क्यूआर कोड के माध्यम से वहां एकत्र हुआ है उसे कब मंदिर समिति को दे रहे हो? जो जमीन वहां आपने खरीदी है उसे कब मंदिर समिति को दे रहे हो? ये बहुत सारे यक्ष प्रश्न हैं जो केदार घाटी में गूंज रहे हैं और लोग इनसे पूछ रहे हैं। इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी को जीरो जोन करके अपनी सभा को करना पड़ा है। देखना होगा ना कि इन तमाम मुद्दों को आप लोग किस तरीके से भाप पाते हैं, क्योंकि देखिए मुद्दे तो हैं आप लोगों के हाथ में, लेकिन इसे कैश करना भी होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। तो क्या जनता तक आप इन मुद्दों को पहुंचा पाते हैं या फिर नहीं? क्योंकि हम देख रहे हैं बीच का जो ड्यूरेशन है ना, बीच में गैप आ चुका है, क्योंकि आप लोगों ने केदारनाथ के जो तमाम मुद्दे थे उसे आप लोगों ने बहुत जोरों शोरों से उठाया, लेकिन एक गैप आया बीच में। हो सकता है वहां की जनता उन मुद्दों को भूल जाए, लेकिन अब किस तरीके से आप लोग उन तमाम मुद्दों को भुनाते वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। गजेंद्र रावत जी का रुख करना चाहूंगी। गजेंद्र रावत जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कैंडिडेट का अब ऐलान हो चुका है दोनों सियासी दलों की तरफ से, क्या लग रहा है कौन किस पर भारी पड़ सकता है, किसके हाथ में कौन सा मुद्दा नजर आ रहा है आपको? दरअसल जो शुरुआत में अभी एक बात आप उनसे पूछ रहे थे कि वहां पर महिला कैंडिडेट क्यों नहीं दिया, इसको लेकर केदारनाथ में एक बड़ा रोचक किस्सा है और सभी लोगों को जानना भी चाहिए। लगातार 3 बार, जब 2 बार बीजेपी से जो आशा नौटियाल और अगली बार जब शैला रानी रावत कांग्रेस से वहां चुनकर आई और उसके बाद जब चौथा चुनाव में मनोज रावत कराए, तो एक बड़ी बार है लोगों ने कहा कि भाई 15 साल हो गए हमें अपने विधायक से हाथ मिलाए हुए, कि भाई हर आदमी चाहता है अपने विधायक से हाथ मिलाए, और बड़ी अपेक्षा कर रहे थे कि इस बार कोई पुरुष आए। ये बात भी वहां पर थी। बहरहाल यहाँ पर डिस्कस का जो विषय है कि बीजेपी कांग्रेस के जो कैंडिडेट है, ये निश्चित रूप से एक जो बड़ा सवाल है निकल कर आ रहा है, जो आप भी कह रहे थे कि महिला होनी चाहिए, और ये कांग्रेस वाले कह रहे थे कि भाई ऐश्वर्या रावत में क्यों टिकट नहीं दिया जी। ये विषय निश्चित रूप से चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है रीना जी कि ये दूसरा प्रकरण है। पहला प्रकरण गंगोत्री में हुआ, गोपाल रावत की मौत हुई और गोपाल रावत की पत्नी ने सरकारी सेवा से उससे पहले जो है रिजाइन कर दिया था, उनको भी टिकट नहीं दिया, और अब ये मामला दूसरी बार जो केदारनाथ में देखने को मिल रहा है। ये संयोग है, योग किया जा रहा है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महेंद्र भट्ट के हमने बहुत सारे बयान सुने हैं की मौत, और सुरेंद्र सिंह जीना की मौत हुई, उनके भाई को टिकट दिया, और हरवंश कपूर की मौत हुई, उनकी पत्नी को टिकट दिया, और मगन लाल शाह की मौत हुई, उनकी पत्नी को टिकट दिया। ऐसे आधा दर्जन उदाहरण सामने है। कांग्रेस ने भी जब ये ममता राकेश के पति डेथ हुई तो उनको टिकट दिया गया। ये जो प्रयोग हो रहा है ये सफल होगा नहीं होगा, या आज जो बात अभी ये कह रहे हैं कि भाई शैला रानी रावत की बेटी फिर से कह रही कि बेटी बचाओ और बेटी जो बढ़ाओ वाली जो बात थी वो क्या वास्तव में आगे नहीं बढ़ाने की कोशिश हुई। असल सवाल ये दोनों तरफ से, जो बात अभी हम कुछ दिन पहले तक डिस्कस हो रही थी कि भाई क्या वास्तव में कांग्रेस के लोग एकजुट है नहीं है, एक तरफा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस इलेक्शन को वन साइड लेके चलेगी। ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट के साथ जो रावत से लेकर और सुमन तिवारी से लेकर वैभव जो नौटियाल है, ऐसे तमाम लोगों को अपनी दिया था, और उस जोड़ने के बाद हम ये मान के चल रहे थे कि इन लोगों ने जो 71% जो वोट है उन पर इनमारी कर ली है, और इसलिए बहुत स्पष्ट है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि जिस दिन से कांग्रेस पार्टी ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ से जो है यशपाल आर्य को बैठाया और दूसरी तरफ से करण मारा को, और प्रेस के हीरो जो है मनोज रावत को तब डेट में डिक्लेयर नहीं हुए थे। तो ये लग रहा है कि इन लोगों ने उन सब तमाम बातों से सबक लेते हुए कि एक मैसेज बहुत गलत सा मार्केट में जा रहा है, उससे कैसे बचना है, बचा जाना चाहिए, मुझे लगता है उसकी तैयारी की गई है। आशा नौटियाल को लेकर आपने कहा कि वो 2 बार विधायक नहीं है, लेकिन ये भी हमें ये उत्तर वहां जो
केदारनाथ के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो कुलदीप रावत हैं, जो ऐश्वर्या है, जो चंडी प्रसाद भट्ट, तमाम लोग हैं जो तैयारी कर रहे थे, उनका मानना है कि जब आशा नौटियाल ने बगावत करके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराने का काम किया, तो वो बात जो है लोगों के दिमाग में होगी कि भाई ये कौन सा तरीका है कि एक इंसान वहां बगावत करके लड़ रहे हैं और उन्होंने जो बीजेपी कैंडिडेट को हरा दिया, उन्हीं को आपने महिला मोर्चा का जो है प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, मौका पर वो भी दोबारा देखिए। तो ये वो कुछ गंभीर ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर अभी ये नहीं मान सकते कि सब कुछ चाक चौबंद हो जाएगा, बल्कि जो अंतर कलह कल तक हमें ये लग रहा था एक तरफ है, आज की तारीख में वो दो गुना आपको कर्नल कोठियाल के रूप में दिखाई देगा। कर्नल कोठियाल ने जो फौज वहां खड़ी करी अपने कार्यकर्ताओं की, वो फौज क्या करेगी, कुलदीप रावत की फौज क्या काम करेगी, साथ साथ जो ये बीकेटीसी के जो अध्यक्ष अजेंद्र जैमत टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट न देने को लेकर जो सवाल अब खड़े हो रहे हैं वहां पर, आखिरकार भैया आपके पास एक बड़ा पेश वो भी थे, जब आप खुद ही बताते हैं कि बहुत वहां सब कुछ चाक चौबंद है, उनको टिकट न थे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आने वाले मतलब कि कल तक नामांकन का आखिरी दिन है, तो काफी सारी पिक्चर कल क्लियर होगी। ठीक है, नवीन पिशाली जी, सुना आपने कई ऐसे नाम जो कि दावेदारों की लिस्ट में चल रहे थे, लेकिन आप लोगों ने कैंडिडेट उतारा जो कि 2 बार से विधायक रही हैं, मौका मिलते ही उन्होंने बगावत कर दी, उसके बाद फिर वो वापस आ जाते हैं, उन्हीं को आप लोगों ने टिकट थमा दिया। ऐसे में जो पहले से महत्वाकांक्षा लिए बैठे थे, उम्मीद कर रहे थे कि टिकट दिया जा सकता, अब तो नाराज कर दिया आप लोगों ने उन्हें, फिर क्या होगा? जी कोई भी नाराज नहीं, भारतीय जनता पार्टी को उसमें नेतृत्व से लेकर संगठन तक सबसे चर्चा के बाद जो आता है तो सबकी नाम लगती है, और जो भी नाम आया है अपनी ऑडियो की प्रॉब्लम हो रही है नवीन जी, नवीन जी ऑडियो की दिक्कत हो रही है, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। आवाज आ रही, ऑडियो का प्रॉब्लम हो रहा है आपकी तरफ से, मैं इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ जी, फिर से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा आप। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप लोगों के हाथ में मुद्दे बहुत है, बीजेपी की बात करें, बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त बहुत नजर आ रही है, बीजेपी जीत की आशा कर रही है और आशा नौटियाल को ही उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन जिस तरीके की हम बात कर रहे हैं या फिर जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही है कि कुछ ऐसे नेता जो कि अब नाराज हो सकते हैं, तो ऐसे में इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को हो सकता है। सबसे मैं आपको उत्तराखंड की जनता में मूल निवास और भूख की मूल 50 लागू हो और सशक्त भूखा देश में हो। इस समय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव में तो आस जग चुकी है, क्योंकि मनोज रावत के रूप में 2018 में से विधायक को लोग देख। शांति प्रसाद भट्ट जी, नेटवर्क का इशू आपकी तरफ से भी हो रहा है। गजेंद्र रावत जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्या लग रहा है, जैसा जिक्र आप कर रहे हैं कि नाराज लोग जो महत्वाकांक्षा लिए बैठे थे, टिकट की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें इग्नोर कर दिया गया। हालांकि बीजेपी का मैनेजमेंट सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रांग है, अंदर खाने मैनेज कर लेती है और पहले से ही कुलदीप रावत को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या अब तक की क्या खबर है, इनसाइड स्टोरी क्या है कि क्या उन्हें मना लिया गया है, क्या वो खतरा पैदा नहीं कर सकते बीजेपी के लिए, क्या लग रहा है? असल सवाल यह है कि अगर बीजेपी मैनेज भी कर पाएगी तो इसका मतलब कुलदीप रावत कल जो है नामांकन करेंगे, क्योंकि कुलदीप रावत पहले दिन से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कह रही कि आपको जो है बिना सिंबल के भी चुनाव लड़ना है, यानी कि हम आपको जो टिकट नहीं दे रहे लेकिन आपको लड़ना है। अगर कल जो है कुलदीप रावत जो है नामांकन करते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा कि उनको इसलिए खड़ा किया जा रहा ताकि वो जो कांग्रेस के ये मनोज रावत है उनको जो है बुरी तरह ट्रेंड कर पाए, और ये इसलिए भी है कि कुलदीप रावत ने जो वहां वोट बैंक तैयार किया है, उन्होंने गरीब बुढ़े उन तमाम लोगों को जोड़ने की कोशिश करी है जिनका कोई बोलने वाला नहीं होता है। तो उन्होंने ये बता रहे कि बड़ी संख्या में जो है गरीब लड़कियों की शादी करी है, लोगों के दुख में खड़े हुए हैं, किसी को बीमारी में इलाज के पैसे दिए, किसी के बच्चों की फीस भरी है, उनका एक वोट बैंक तैयार किया गया जिसको 13,000-14,000 के बीच में माना जाता है। ये ऐसे लोग, ऐसे परिवार हैं, ऐसे वोटर्स हैं जो बिल्कुल इंटैक्ट उनके साथ खड़े हैं। अगर कल कुलदीप जो नामांकन करते हैं तो इससे पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि निश्चित रूप से वो भाजपा के प्रभाव में, लेकिन अगर वो चुनाव नहीं लड़ते और जो बात अभी ऐश्वर्या कह रही,
तो निश्चित रूप से इसके बाद जो चुनौतियां हैं वो बढ़ेंगी। और अभी ये भी देखने वाली बात होगी कि कर्नल बूटियाल जो अच्छे दिनों की आस में भारतीय जनता पार्टी में आए थे, जो पिछले 1-1.5 महीने से लगातार केदारनाथ के भीतर दिखाई दे रहे हैं, उनका अगला स्टेप क्या होगा, जो ऐश्वर्या है उनका स्टेप क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिन लोगों ने बद्रीनाथ में 4 इंजन लगाने की बात करी थी, वो अभी केदारनाथ में क्या कहेंगे। और मंगलौर और जो बद्रीनाथ में जो संजीवनी कांग्रेस को मिली, क्या कांग्रेस पार्टी के लोग जो अभी कुछ दिन पहले आपको चौराहों पर लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, फेसबुक पर गरियाते हुए दिखाई दे रहे थे और सरेआम मीडिया में बयान दे रहे थे, क्या उनके बीच में कुछ ऐसी सहमति बनी है कि जिस अंदाज में वो आज मनोज रावत के नॉमिनेशन में दिखाई दिए। हो सकता है कि करण माहरा को भी ऐसे इनपुट आ रहे हैं, उनको भी जो है ऊपर से बहुत डंडा किया गया है कि आपकी कुर्सी की जो है तभी सलामती हो सकती है जब आप जो है केदारनाथ को भी जिता के लाएंगे। और केदारनाथ का विषय इसलिए रीना जी मैं गंभीर मानता हूं कि जिस प्रकार से अयोध्या में भाई जो भगवान राम का मंदिर बनने के बाद वहां पर हार होना, उसके बाद बद्रीनाथ में हार होना, और अगर अब केदारनाथ में हार हो गई तो निश्चित रूप से जो बैटिंग की पिच जो है, जिस हिंदुत्व की पिच पर भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार बैटिंग कर रहे हैं, उसके लिए उनके लिए निश्चित रूप से जो है बड़ा शोचनीय विषय होगा। इसलिए मुझे लगता है जो तैयारियों का आलम है, जिस प्रकार से धामी जी आज वो खुद वहां गए, महेंद्र भट्ट गया, सुबह सुबह जो है भगवान के केदारनाथ के दरबार में वहां जो है पूजा अर्चना की गई, तब उनके प्रभारी भी वहां दिखाई दे रहे थे। तो मुझे लगता है कि उनके मन में वो सवाल है कि अगर कोई भी चूक हुई तो आगे दिक्कत पड़ेगी। ठीक है, हम जरा एक बार वो स्टेटस दिखा देते हैं जो कि शैला रानी रावत की जो बेटी हैं ऐश्वर्या रावत, उन्होंने अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाया है और आप इसी से समझ सकते हैं कि आखिर बीजेपी के नेताओं में इस टिकट को लेकर कितनी नाराजगी निकलकर सामने आ रही है। आज शैला रानी रावत की आत्मा जरूर रो रही होगी। ये देख रहे हैं आप, स्टेटस जो है ऐश्वर्या रावत का है, ये इन्होंने स्टेटस अपना व्हाट्सएप लगाया है। आगे उन्होंने नेक्स्ट अपना स्टेटस लगाया कि आदरणीय मोदी जी, आपने तो कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहां चल रहा है कि बेटी निपटाओ। मां, मैं आपकी तरह षड्यंत्रकारियों के चक्रव्यूह को नहीं भेज सकी, मुझको माफ करना। मैं केदारनाथ घाटी के लिए आपके देखे गए सपनों को पूरा करने में, प्रयास करने में चूक गई हूं। ये स्टेटस है, शैला रानी रावत की बेटी है ऐश्वर्या रावत, उन्होंने अपना व्हाट्सएप स्टेटस ये लगाया है जो कि अब वायरल हो रहा है। और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बीजेपी ने जिस चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा है, आशा नौटियाल को अपना प्रत्याशी बनाया है, ऐसे में कई नाम जो कि दावेदारों की फेहरिस्त में आगे चल रहे थे वो अब नाराज नजर आ रहे हैं। जो नाराजगी के जो सुर है वो स्टेटस से भी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नेता नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही थी, हालांकि अब तक का इतिहास ये कहता है कि जब जब इस तरीके से उपचुनाव होते हैं तब परिवार के एक सदस्य को टिकट दिया जाता है। और कहीं ना कहीं ऐश्वर्या रावत जो है वो भी उम्मीद कर रही थी कि पार्टी उन्हें टिकट दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि देखना होगा कि आगे किस तरीके से इसके रिएक्शन सामने आते हैं। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, लेकिन अब देखना होगा केदारनाथ उपचुनाव जब प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं तो किस तरीके से ये चुनाव देखने के लिए मिलता है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए जीत हासिल करने के लिए, तो किसे जीत मिलती है और किसे हार। नमस्कार।